हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ाएंगे। यूरोपी कैसे हमारे देश में आए, क्या उनका सीक्वेंस था, आखिर क्या रीज़न था कि समुद्री रास्तों की खोज हुई। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था, बात है 1453 ईस्वी की। तो 53 ईस्वी क्या, उससे पहले भी हमारे भारत में समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो हम लोग दूसरे देश में भी व्यापार करते थे। और चलिए बात करते हैं। तो पहले क्या था कि हमारे देश में क्या था कि मुगल का शासन था, जिसे कहते हैं मध्यकाल। हमारे देश में मध्यकाल था। और उसके बाद ये जो यूरोप है, यूरोप में आधुनिकीकरण आ गया था। यहाँ पे आधुनिकीकरण आ गया था यूरोप में आधुनिकीकरण आ गया था। उसके बाद क्या होता है कि हमारे देश से व्यापार हर देश में, कंट्रीज़ में होती रहती हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि यहाँ पे एक जगह होती है, यहाँ पे जो स्थल मार्ग है, यहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे प्लेस होता है कुस्तुनिया। तो जब कुस्तुनिया पे अरबों का अधिकार हो जाता है, किस सन में होता है वो भी हम आपको बता देते हैं, 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में क्या होता है कि कुस्तुनिया पे अरबों का अधिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्थल मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो अब यूरोप से इंडिया व्यापार करना है, तो उसके लिए समुद्री रास्ते की खोज करने की आवश्यकता होती है। तो फिर समय आता है 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में स्पेन के नाविक होते हैं कोलंबस। तो 1492 कोलंबस निकलते हैं इंडिया की खोज करने के लिए, लेकिन वो इधर से पहुंच जाते हैं और चले जाते हैं नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद समय आता है 1498 ईस्वी में। ये होते हैं पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा। तो ये वास्को डी गामा क्या करते हैं, वो निकलते हैं यूरोप से और केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया आ जाते हैं। चलिए अब हम इसे जरूर लर्न कर लीजिएगा। 1453 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसी समय कुस्तुनिया पे अरबों का अधिकार हो गया था, जिसकी वजह से स्थल मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ते हैं कि यूरोपीय हमारे देश में कैसे आए और उनका सीक्वेंस क्या था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कंपनियों के आगमन के बारे में सबसे पहले पुर्तगालीस हमारे देश में आए थे। पुर्तगाली कब आए थे, 1498 ईस्वी में। उसके बाद हमारे देश में आते हैं डच कब आते हैं, 1595 ईस्वी में। फिर उसके बाद आते हैं अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं। और उसके बाद फ्रेंच आते हैं 1664 ईस्वी में। लेकिन एक चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो अंग्रेज और डच, ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश में पहले अंग्रेज आते हैं कि पहले डच आते हैं। ये जरूर आप लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले डच है, उसके बाद अंग्रेज हैं। ये सीक्वेंस आप जरूर लर्न करिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रेंच। ठीक है, सबसे पहले आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच से इसके बीच में एक लोग और आते हैं, एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है, इंपॉर्टेंट तो ये चार है, लेकिन आप उसको भी याद कर लीजिएगा। डेनमार्क आते हैं, और डेनमार्क ये आते हैं 1616 ईस्वी में। इसको आप ऐसे लर्न कर लीजिएगा, ये अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चार है, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रेंच। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी की स्थापना के क्रम में। सबसे पहले किसकी कंपनी स्थापित हुई थी, यहाँ पे आप एक थोड़ा सा डिफरेंट भी देखेंगे। तो सबसे कंपनी की स्थापना में सबसे पहले पुर्तगालीज आते हैं, ये 1498 में आते हैं, और इनकी कंपनी जो है 1498 में पुर्तगालियों की कंपनी स्थापित हो जाती है। उसके बाद अंग्रेज की कंपनी की स्थापना 1600 में होती है, और डच की कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जो डच पहले आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, लेकिन कंपनी स्थापना में देखिए क्या है कि पहले अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हुई थी, उसके बाद डच में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। हमें ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में। इसको आप सीक्वेंस देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। आए पहले डच थे, उसके बाद अंग्रेज, लेकिन कंपनी की स्थापना सबसे पहले अंग्रेजों की हुई थी, उसके बाद डच की हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि उनकी पहली व्यापारिक कोठी इंडिया में कहाँ स्थापित हुई थी। तो पुर्तगालियों की सबसे व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में स्थापित हुई थी। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि 1498 में आए थे और 1503 ईस्वी में इनकी कंपनी की स्थापना हुई थी। तो कितने साल का अंतर हुआ, 5 साल का। इसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम पहले आपको मैप में समझा देते हैं कि कहाँ पे क्या है हमारे देश में। मैप के थ्रू कि ये जो व्यापारिक कोठी स्थापित किए थे वो हमारे देश में कहाँ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, कोचीन। यहाँ पे कोचीन है,
यहाँ पे किसकी फैक्ट्री स्थापित हुई थी? तो 1503 में पुर्तगालीज की। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? कोचीन में। फिर आते हैं यहाँ पे है सूरत। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सूरत है। तो सूरत पे सबसे पहली कोठी स्थापित हुई थी अंग्रेजों की। उसके बाद फिर आते हैं डच की। डच की पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? 1602 ईस्वी में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। तो यहाँ पे है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में पहली व्यापारी कोठी स्थापित हुई थी किसकी? डच की। उसके बाद फ्रेंच की भी पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? सूरत में। तो फ्रेंच की भी पहली व्यापारी कोठी सूरत में स्थापित हुई थी। तो आप पहले इंडिया के मैप से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? सूरत, यहाँ पे क्या है? कोचीन, और यहाँ पे क्या है? मसूलीपट्टनम। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा और इससे आप लर्न करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो याद करिए कि पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में थी और भारत में इनकी पहली कंपनी कहाँ बनी? कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी में। उसके बाद होती है अंग्रेज की पहली व्यापारी कोठी कहाँ बनती है? सूरत में। कब? 1608 ईस्वी में। उसके बाद डच की मसूलीपट्टनम में। कहाँ? 1605 ईस्वी में। उसके बाद फ्रेंच की सूरत में 1668 ईस्वी में। देखिए एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, ये जो अंग्रेज की पहली व्यापारी कोठी सूरत में स्थापित होती है, इसके बारे में एक स्टोरी है। तो बात करते हैं, जब वो व्यापारी कोठी बन रही थी तो यहाँ पे उत्तर भारत है। यहाँ पे उस समय यहाँ के राजा थे, यहाँ पे एम्परर थे जो मुगल वंश, यहाँ पे मुगल वंश था। मुगल वंश में उस समय थे जहांगीर। तो उसमें जहांगीर का शासन था। तो जहांगीर के शासन में क्या हुआ था कि जो अंग्रेज हैं वो जहांगीर के राज में आए थे, वो बोले थे उनको जो है व्यापारी कोठी स्थापित करनी। तो जहांगीर इन्हें आदेश दे दिए थे कि ये अपनी व्यापारी कोठी सूरत में स्थापित कर सकते हैं। कब बोले थे? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में इन्हें अनुमति मिल गई थी कि अब अपनी व्यापारी कोठी स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इनका इंटरनल कुछ मैटर हो गया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को जहांगीर ने तुरंत आदेश दिया कि यहाँ पे वो व्यापारी कोठी नहीं खोल सकते हैं। उसके बाद अंग्रेजों को यहाँ पे जो व्यापारी कोठी पे इनका वर्क चल रहा था उसे इन्हें छोड़ना पड़ा। फिर ये आ जाते हैं मसूलीपट्टनम। तो ये मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारी कोठी स्थापित करते हैं। कब? 1611 ईस्वी में। और फिर जो सूरत में इनकी व्यापारी कोठी बन रही थी, तो ये व्यापारी कोठी बन के कब तैयार हुई? 1613 ईस्वी में। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछेगा पहली व्यापारी कोठी अंग्रेजों की कहाँ बनना स्टार्ट हुआ था, वो है सूरत में। 1611 सूरत में बनना स्टार्ट हुआ था। लेकिन पहली व्यापारी कोठी बन के कहाँ पहली व्यापारी कोठी बन के तैयार हुई, वो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। और यहाँ पे जो व्यापारी कोठी बन रही थी वो 1613 में। तो अगर पूछेगा कि पहली व्यापारी कोठी अंग्रेजों की कहाँ बनना स्टार्ट हुआ, वो है सूरत में 1608 ईस्वी में। लेकिन पहली व्यापारी कोठी बन के कहाँ तैयार हुई, वो है मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। और इसे ध्यान दीजिएगा कि पहले अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हुई थी, उसके बाद डच की कंपनी स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की कंपनी 1600 में और डच की कंपनी 1602 में। और पहले डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे। ये चीज़ आप जरूर लर्न कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हैं। अब टॉपिक है पुर्तगालियों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली में सबसे पहले कौन से पुर्तगाली भारत आए थे उनके पहले बात कर लेते हैं। तो ये हो गया इंडिया, और ये हो गया अफ्रीका, और ये हो जाता है यूरोप। तो यूरोप से 1498 ईस्वी में, यूरोप से 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा चलते हैं और ये यूरोप से निकलते हैं और यहाँ से होते होते ये इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया में ये जगह है कोचीन, जो इस समय केरल है, वो जगह है कोचीन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब वास्को डी गामा वहाँ से चलते हैं तो यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे ये प्लेस है। यहाँ से होते हुए ये अफ्रीका है। तो अफ्रीका से होते हैं यहाँ पे केप ऑफ गुड होप से होते हैं यहाँ पे कोचीन आ जाते हैं। यहाँ पे कोचीन है। तो कोचीन में एक राजा थे जेमोरियन नाम के जो राजा थे, वो वास्को डी गामा का भव्य स्वागत करते हैं और वास्को डी गामा यहाँ पे रहते हैं। जब वास्को डी गामा यहाँ पे रहते हैं, फिर जब वास्को डी गामा यहाँ से व्यापार करने के बाद अपने देश यूरोप जाते हैं, ये पुर्तगाल के होते हैं। तो जब ये पुर्तगाल जाते हैं तो इन्हें 60 गुना जो है फ़ायदा होता है इन्हें। और जब वहाँ पे जाते हैं, मतलब ये जितना व्यापार करते हैं सब कुछ निकालने के बाद इन्हें 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है यहाँ से जाने के बाद। तो ये जो है उसके बाद इनके जाने के बाद फिर 1500 में दूसरे पुर्तगाली आते हैं जिनका नाम है पेड्रो अल्वारेज। फिर 1500 में
1500 में दूसरे पुर्तगाली आते हैं जिनका नाम है पेड्रो अल्वरेज। पेड्रो अल्वरेज। तो उसके बाद पेड्रो अल्वरेज आते हैं 1500 में, और फिर जब ये भी अपने पुर्तगाल जाते हैं तो इन्हें भी बहुत फ़ायदा होता है। उसके बाद फिर 1502 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज आते हैं। उसके बाद फिर 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। फिर उसके बाद ऐसे ही वास्को डी गामा भारत आता है, लेकिन आपको एक और बता देते हैं कि प्रिंस हेनरी, द प्रिंस हेनरी होते हैं जो प्रिंस हैं, तो प्रिंस हेनरी हैं, प्रिंस हेनरी, इन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समुद्री रास्तों की खोज में इंटरेस्ट दिखाया था, और इन्हीं के नेतृत्व में समुद्री रास्तों की खोज की जाती है। तो ये है प्रिंस हेनरी के बारे में। उसके बाद अब हम बात करते हैं पुर्तगाली के पहले गवर्नर। तो यहाँ पे बात करते हैं हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। तो यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये चीज़ आप याद करिएगा, ये जो अल्मीडा है ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम MCQ अल्मीडा ही पूछेगा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये भारत आते हैं 1505 ईस्वी में। 1505 से 1509 तक ये भारत में रहते हैं। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में ये जानकारी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहले पुर्तगाली गवर्नर है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये पहले पुर्तगाली गवर्नर है, और इन्होंने अभियान चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। अब आप सोचेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, हम आपको समझाते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी ये हो गया इंडिया के नीचे यहाँ पे है समुद्र, इसका नाम क्या, इंडियन ओशन, इसे हिंद महासागर कहते हैं। तो हिंद महासागर पे एकाधिकार कर लेना, हिंद महासागर पे एकाधिकार कर लेना, इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। हिंद महासागर पे एकाधिकार कर लेना इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये अभियान किसने चलाया था, ये अभियान चलाए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सा अभियान चलाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि हिंद महासागर पे एकाधिकार स्थापित कर लेना, हिंद महासागर पे इनका इस प्रकार का अधिकार कर लेना। यहाँ पे जो एम्परर होते थे उन्हें भी अगर इधर जाना होता था तो इन्हों भी सबसे पहले यूरोपियों से अनुमति लेनी होती थी। इनका ब्लू वाटर पॉलिसी था जिसपे हिंद महासागर पे एकाधिकार कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क आते हैं 1509 से 1515 तक इंडिया में रहते हैं, और अल्बुकर्क को जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और अल्बुकर्क ने क्या किया था, कोचीन को राजधानी बना लिया था। क्वेश्चन पूछता है कोचीन को राजधानी किसने बनाया था, तो कोचीन को राजधानी अल्बुकर्क ने बनाया था, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी बनाया था। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर का अभियान चलाया था, और बीजापुर अभियान चलाने से इन्होंने आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि गोवा को किसने जीता था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अल्बुकर्क थे वो गोवा को जीत लिए थे। तो बीजापुर का अभियान 1510 ईस्वी में चलाए थे, और आदिल शाह से गोवा को जीत लिए थे। और अल्बुकर्क के बारे में कहा जाता है कि अल्बुकर्क, इन्हें जो है अल्बुकर्क के बारे में एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाने की पूरा प्रयास किया था। और अल्बुकर्क जो पुर्तगालियों से बोले थे कि वो पुर्तगाली महिला से विवाह कर लें, जिसकी वजह से उनका वंश आगे बढ़ेगा, जिससे इन्हें भारत पे राज्य करने के लिए आसानी होगी। तो अल्बुकर्क क्या करते हैं कि जो यहाँ की विधवा औरतें थी उनसे बोले थे कि वो अल्बुकर्क बोले थे कि विधवा औरतों से विवाह करने के लिए अपने पुर्तगाली से। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं नीनो दी कुन्हा के बारे में। नीनो दी कुन्हा के बारे में सबसे प्रसिद्ध बात ये क्या थी कि गोवा को राजधानी बनाए थे। नीनो दी कुन्हा जो थे ये गोवा को राजधानी बनाए थे। गोवा को राजधानी बनाए थे। तो गोवा को जीता किसने था, अल्बुकर्क ने, और गोवा को राजधानी किसने बनाया था, नीनो दी कुन्हा ने। यह हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गोवा को किसने राजधानी बनाए थे, तो नीनो दी कुन्हा ने। नीनो दी कुन्हा ने क्या किया था, गोवा को राजधानी बनाया था। उसके बाद 1535 ईस्वी में दीव को और 1559 ईस्वी में दमन को इन्होंने जीत लिया था। 1535 ईस्वी में दीव और 1559 में दमन को नीनो दी कुन्हा ने जीत लिया था। और आपको पुर्तगालियों के बारे में एक बात और बताते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी पुर्तगालियों को कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता पुर्तगालियों को कहा जाता था। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट बता देते हैं, हमेशा एग्जाम में पूछता है तंबाकू को खेती की स्टार्ट किसने किया था। तो तंबाकू की खेती की शुरुआत
पुर्तगालियों की ही देन है, लेकिन पुर्तगालियों की देन थी, लेकिन तंबाकू की खेती की शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो जहांगीर के समय, जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में ही पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती की शुरुआत की थी। लेकिन एक बात और जान लीजिएगा कि जहांगीर ही वो मुगल शासक हैं जिन्होंने तंबाकू की खेती पे प्रतिबंध भी लगाया था। शुरुआत भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, प्रतिबंध भी इन्होंने लगाया था। और पुर्तगालियों के समय में अनानास की खेती और गन्ने की खेती, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है। और प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी इन्हें ही कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी पुर्तगालियों को कहा जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और आपको क्लास कैसे लगी आप ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद कल हम शुरुआत करते हैं, कल इसके बाद हम डच के बारे में बात करेंगे, फिर अंग्रेज के बारे में, ऐसे ही हमारी सीरीज चलती जाएगी।